अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से सवाल किया कि आप 2014 तक वालों की बात कर रहे हो, उसके बाद 2019 तक वालों की बात करोगे, उसके बाद इस डेट को बढ़ाकर 2024 कर दोगे। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि रोहिंग्या को लेकर इनकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं और कितने लोगों को वाकई में सीए के तहत नागरिकता मिलने की स्थिति है आज के डेट। तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए ये? अरविंद केजरीवाल डेट को वैसे ही बढ़ा रहे हैं जैसे ये हर बार, ये और इनकी पार्टी के नेता हर बार इनकी गिरफ्तारी का डेट लेकर आते हैं कि बस अभी कल मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं, अभी कल अरविंद जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, पर उनमें से एक भी डेट पे गिरफ्तारी हुई नहीं इनकी। वैसे ही अब ये नया मामला लेके आया कि 14 वाले हैं अभी तक, फिर 19 कर देंगे, फिर 24 कर देंगे, फिर 34 कर देंगे, फिर 47 कर देंगे। तो जब करेंगे तब विरोध कीजिएगा, अभी काहला विरोध कर रहे हैं? सीए को लेकर अरविंद केजरीवाल कल से ये कह रहे हैं कि 3 देशों में कुल मिलाकर 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। अगर ये लोग भारत आ जाएंगे तो बवाल हो जाएगा, भारत के लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। बार बार वो 2.5 से 3 करोड़ वाला डेटा देकर लोगों के बीच एक तरह से डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी सुनेगा कि भाई 2.5-3 करोड़ लोग आएंगे तो हड़बड़ा जाएगा और आम लोग सीए के विरोध में आ जाएं, यही उनका प्रयास दिखता है एक तरीके से। लेकिन हम आपको मोटे तौर पर यह बताते हैं कि अभी सीए के लागू होने से तुरंत कितने लोगों को नागरिकता मिल सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार अब तक, और इंटेलिजेंस ब्यूरो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई अभी जितने लोग अप्लाई करेंगे यहां आए हुए हैं उसके हिसाब से ही ना पता चलेगा कि कितने लोग मांग रहे हैं। लेकिन आईबी रिपोर्ट जुटा रही कि कितने लोगों ने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया था और यहां पर रह रहे हैं। तो आईबी के मुताबिक जो लॉन्ग टर्म वीजा है, लॉन्ग टर्म वीजा लेकर जो लोग भारत में हैं और ऐसे कुल अल्पसंख्यक कितने हैं, अल्पसंख्यक जो यहां पर लॉन्ग टर्म वीजा लेकर रह रहे हैं, इनकी संख्या सुनिए। अभी माथा आपका घनघना जाएगा कि कहां केजरीवाल 2.5 करोड़ कह रहे थे और संख्या कितनी है? 31,313 लोग हैं बॉस, 31,313। इतने ही लोग लॉन्ग टर्म वीजा लेकर कुल अल्पसंख्यक रह रहे हैं। और इसमें हिंदू कितने हैं भाई? इसमें हिंदुओं की संख्या है 25,447। इसमें सिख हैं 5,807 लोग। इसमें ईसाई कितने हैं? इसमें ईसाई हैं मात्र 55 लोग। इसमें बौद्ध कितने हैं? इसमें बौद्धों की संख्या है 2 और पारसी हैं 2। तो आज की डेट में इतने लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा सरकार की तरफ से ऑलरेडी दिया हुआ है और वीजा देने का आधार धार्मिक प्रताड़ना रहा है और इन्हीं को सबसे पहले सीए का फायदा होगा। तो कितने लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी अगर ये सारे लोग अप्लाई कर दें? 31,313। अब कोई अरविंद केजरीवाल से पूछे कि सर ये 2.5-3 करोड़ का डेटा कहां से लाए हैं जब कट ऑफ 2014 है, तो यानी जिन्हें नागरिकता मिलेगी उनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है, जैसा केजरीवाल दावा कर रहे हैं, वैसा तो आंकड़ों से नहीं दिख रहा। इसलिए आज बीजेपी ने भी केजरीवाल पर सवाल उठाए। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल घबराएं नहीं, आपके शीश महल में शरणार्थियों को नहीं बसाएंगे। एक बार सुनिए मनोज तिवारी को, फिर सीए पर केजरीवाल के नए एजेंडे की बात करूंगा और कैसे उनके ही लोग उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं यह भी बताऊंगा। आपकी तरह उनको शीश महल नहीं दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी, आपके राजमहल जैसा उनको राजमहल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हां, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको एक आवास मुहैया कराया जाएगा, उनको पानी मुहैया कराया जाएगा, उनको बिजली मुहैया कराई जाएगी, उनको भी अपनी एक इंसान की जिंदगी जीने का हक है। सीए के विरोध में अरविंद केजरीवाल का एक तर्क यह भी है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों की वजह से देश में अपराध बढ़ जाएंगे, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, दंगे भड़क जाएंगे, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ जाएंगे। केजरीवाल के मुताबिक ये शरणार्थी आपके ही घर के बाहर झुग्गी डालकर रहेंगे तो क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे?
देश की सुरक्षा का क्या होगा? एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल को आज शरणार्थियों ने कैसे शर्मिंदा कर दिया। आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। देश के लोगों से अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? कनाडा ने भी ये किया था, कनाडा ने जो आया उसको दे दी नागरिकता। आज देखो कनाडा का क्या हाल हो रहा है। 11 लाख लोग हमारे देश के व्यापारी, उद्योगपति पिछले 10 साल में देश छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के अत्याचार और बीजेपी की नीतियों से तंग आ गए। लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। आप सोचिए, ये खुद को आम आदमी बताते हैं, लेकिन इनकी सोच देखिए, कह रहे हैं पैसे वाले को लेकर आओ, वो पैसा लगाएगा देश में। ये गरीब आदमी को ला रहे हो, ये तो चोरी चमारी करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं, अच्छा माफी मांगता हूं इस शब्द के लिए, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई मुझे ये बताइए कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है, इसमें आप शरणार्थियों को अपराधी बता रहे हैं, रेपिस्ट बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। इसी अपमान से भड़ककर इन शरणार्थियों ने आज केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन शरणार्थियों ने केजरीवाल को चैलेंज भी किया कि वो एक भी थाने में इनके खिलाफ कोई क्राइम केस दिखा दे। एक बार इन शरणार्थियों को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि हिंदू सिख शरणार्थियों पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल रोहिंग्या शरणार्थियों पर कैसे मेहरबान है। आज सिंध कराची का रहने वाला हूँ, 2011 से आए हुए हैं, और हम लोगों को केजरीवाल को ये कहना चाहते हैं कि हम घुसपैठिए हैं। क्या हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जो घुसपैठिए हैं? ये हमारे पास वीजा, पासपोर्ट, समझ गए। ये देखो, सिंध से आए हैं, हमारे पास सब कुछ है। 1 महीने का बच्चा, उसका पासपोर्ट है, घुसपैठिया नहीं है। गवर्नमेंट मांगेगी, सब हम देंगे, गवर्नमेंट के थ्रू आए हम। अरविंद केजरीवाल जो अपराध बढ़ने का तर्क दे रहे हैं, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि पहली बात, अगर कोई झुग्गी डालकर रह भी रहा है तो जरूरी नहीं कि झुग्गी डालने वाला अपराधी ही है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि जिन्हें नागरिकता दे रहे हैं सीए के तहत, वो तो 2014 से पहले से देश में, यानी सालों से वो यही हैं। तो क्या उनके पास कोई आंकड़ा है कि दिल्ली में अपराध की वजह यही शरणार्थी हैं? अरविंद केजरीवाल कल से ये माहौल बना रहे हैं कि सीए के तहत इतने शरणार्थी आ जाएंगे कि आपकी नौकरी, राशन, घर सब खतरे में आ जाएगा। जबकि अरविंद केजरीवाल की सरकार खुद रोहिंग्याज को इतनी मेहरबान थी कि उन्हें राशन बांट रही थी। कोरोना के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया था कि उनसे लॉकडाउन के दौरान पर्याप्त मात्रा में रोहिंग्या परिवारों को राशन दिया था। दिल्ली में रोहिंग्या के 3 कैंप में यह राशन बांटा गया। कोर्ट को बताया गया कि जहां रोहिंग्या परिवार बसे हैं, उनके पास ही 4 हंगर सेंटर चला रहे हैं। तब तो अरविंद केजरीवाल से किसी ने नहीं कहा कि क्यों हमारा राशन रोहिंग्या परिवारों को बांट दिया, वो भी कोरोना काल में, क्योंकि तब सबको पता था कि लॉकडाउन लगा है, शरणार्थियों को भी दिक्कत हो रही होगी, वो भी इंसान है, उनको जिंदा रहना है। इसलिए किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि मानवता की बात है। यही बात तो सीए के अंदर भी है। मोदी सरकार उन्हें नागरिकता दे रही है जो प्रताड़ित हैं, जिनके पास कोई चारा नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल आज शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं, आप देखिए उनके विधायक कैसे रोहिंग्या परिवारों पर मेहरबान थे। आपको अरविंद केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह खान का एक पुराना वीडियो दिखाता हूं। उसमें वो खुद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रोहिंग्या कैंप में लोगों को न सिर्फ 1 महीने का राशन दिया, बल्कि हर परिवार को 10,000 रुपए कैश दिए। एक बार ये पुराना वीडियो देखिए, फिर आपको दिल्ली में रोहिंग्या बस्ती का हाल दिखाऊंगा कि उन्हें क्या क्या सुविधा मिल रही है, यह भी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह, ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के अंडर में रोहिंग्या बस्तियों का क्या हाल है, उन्हें क्या सुविधा मिल रही है, इस पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की। दिल्ली के कालिंदी कुंज की यमुना खादर में रोहिंग्या बस्ती, वहां 56 परिवार रहते हैं और करीब 230 लोग बसे हुए हैं। इन लोगों के पास बिजली की सुविधा है, पानी भी मिल रहा है और इनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं।
इस पर तो अरविंद केजरीवाल कभी नहीं कहते कि इन्हें क्यों बिजली मिल रही है, आपकी बिजली इनको जा रही है क्या, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके बच्चों का एडमिशन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। हमने यहां बसे लोगों से बात की तो बहुत लोग बात करने को तैयार नहीं हुए। जिन चुनिंदा लोगों ने बात की उन्हें सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि रोहिंग्या पर किसने केजरीवाल को चैलेंज कर दिया है। बिजली है और पानी की एक गाड़ी सोसाइटी के लिए आते हैं। अच्छा, उसमें हम भी लेते हैं। टैंकर जो आता है वो सोसाइटी के लिए आता है। स्कूल की व्यवस्था है, दूर है, तो ये जैसे खादर है ना, आप मान लो खादर पे जाने पड़ते बच्चा। अब ये यहां रह रहे हैं तो पानी तो पिएंगे, लेकिन इस पर किसी ने सवाल तो नहीं उठाया कि आपके हिस्से का पानी इनको दिया जा रहा है रोहिंग्यास को। इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी ने यह तो नहीं कहा कि इनके बच्चे आपके बच्चों की जगह स्कूल जा रहे हैं, आपके बच्चों की जगह ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को हिंदू और सिख शरणार्थी देश के लिए खतरा दिख रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों पर वो मेहरबान दिखते हैं। इसी पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को इन रोहिंग्या मुसलमानों में अपना वोट बैंक दिखता है। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिरसा ने सीएम केजरीवाल को चैलेंज करते हुए कहा कि वो रोहिंग्या मुसलमानों पर उसी भाषा में बोलकर दिखाएं जैसे वो हिंदू और सिख शरणार्थियों के बारे में कह रहे हैं। सुनिए एक बार उनको। अरविंद केजरीवाल जी, आप एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए किस कदर नीचे गिर गए हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप देश के लिए सच बोल रहे हैं, आपके अंदर पीड़ा है, तो बोलकर दिखाइए कि रोहिंग्या मुसलमान जो यहां पर आए हैं उनको घर देश से बाहर निकालो, हमारी बच्चियों के लिए खतरा है। कहकर दिखाइए, कहकर दिखाइए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे मुल्क में घुस आए हैं उनको बाहर निकालिए, हमारी बच्चियों के लिए खतरा बने पड़े हैं, वो हमारी बच्चियों के लिए रोज खतरा बने पड़े हैं। कह के दिखाइए। आप कनाडा की बात कर रहे थे, कह के दिखाइए कि कनाडा के अंदर जो सीरिया से लोग गए हैं, इंग्लैंड के अंदर जो इराक और सीरिया से लोग गए हैं, उन लोगों ने हालात वहां के इतने बिगाड़ दिए हैं कि वहां की इमिग्रेशन बंद करनी पड़ी है। बोलिए ये सच। आप ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए आज हिंदुओं को और सिखों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप हमें बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग भी हैं। दिल्ली और पंजाब में अगर केजरीवाल की सरकार है तो उसमें सिख समुदाय की भी बड़ी भूमिका है, लेकिन आज वही केजरीवाल बाहर से आने वाले सिखों को पाकिस्तानी कह रहे हैं और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। जबकि आप दिल्ली और पंजाब में सिखों की आबादी देखिए। दिल्ली में अगर आप देखेंगे, केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, सिख आबादी देखिए। पाकिस्तान से आने वाले सिख जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, जबकि वो बेचारे प्रताड़ित होकर आ रहे हैं। दिल्ली में आप आबादी देखिए सिखों की कितनी है। दिल्ली के अंदर करीब 3.4% सिख आबादी है और पंजाब के अंदर 57.7% सिख आबादी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 47%, 47% सिख ने किसको वोट किया? आम आदमी पार्टी को वोट किया बॉस। और दिल्ली में इसमें से 50% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया, सिखों ने। आज वो सिख नहीं सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में प्रताड़ित होने वाला, वहां जो है तमाम अत्याचार सहने वाला सिख यहां आएगा तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो चोरी करेगा, वो रेप करेगा, वो दंगे करेगा, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान से आया है, ऐसा हो जाएगा वो सिख। पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए जिन हिंदू और सिखों को केजरीवाल तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, वो अगर यही सब करते होते तो फिर ये इतने साल भारत की नागरिकता का इंतजार न करते सर, शांति से दिल्ली के कोने में बैठे रहते। ये अगर अपराधी होते तो किसी कानूनी राहत का इंतजार नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो अपराधी होते हैं वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस देश में सब कुछ कर लेते हैं। आपको छत्तीसगढ़ का एक केस बताता हूं, जहां बड़े लुटेरे पकड़े गए थे जो देश भर में करोड़ों की चोरी लूट कर चुके थे, और छत्तीसगढ़ में दुर्ग पुलिस ने इन्हें पकड़ा था। जांच में पता चला कि ये बांग्लादेश से आए हुए थे, फिर ये बंगाल पहुंचे, वहां पर 1500 रुपए देकर फर्जी आधार कार्ड बनाया और फिर देश भर में क्राइम किया। सुनिए एक बार दुर्ग पुलिस को, कैसे होते हैं घुसपैठिए और शरणार्थियों में क्या फर्क है, सुनकर समझ में आ जाएगा। को एक बड़ी सफलता मिली है। बांग्लादेशी मूल के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। स्मृति नगर में जो 35 लाख की चोरी हुई थी उसमें इन 2 लोगों को पकड़ा गया है। एक के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला है, जबकि दूसरा जो है वो घुसपैठिया पाया गया है, जो कि इल्लीगल बॉर्डर क्रॉस किया गया है।
आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पे आधार कार्ड बनवाया। आप ये देखिए, रहने वाले पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, पासपोर्ट बांग्लादेश का पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है। समझ में आया घुसपैठियों का काम क्या होता है। और ये जो प्रताड़ित हिंदू और सिख आए हुए हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ये बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कोई कानून बनता तो हमको नागरिकता मिलती। इतना ही नहीं, पिछले दिसंबर 2023 में ही बंगाल में ही एक ऐसा रैकेट पकड़ा गया था जो कि पूरे राज्य में केवल 500 रुपए में फर्जी आधार कार्ड बनवाता था। आप भी देखिए कि इसी साल जैसे ही ये खबरें आई कि फर्जी आधार के मामले में मोदी सरकार कोई एक्शन ले लेगी, तो तुरंत ममता बनर्जी इसके सामने खड़ी हो गई। ममता बनर्जी ने इस कदम का विरोध किया और उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिख दी और कहा कि अगर आधार कार्ड डीएक्टिवेट किया जाएगा तो वो खुद वैकल्पिक आइडेंटिटी कार्ड बनवाकर इनको दे देंगी। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो परेशान मत हो, हम दूसरा कार्ड बनवा देंगे। आज सीए पर बोलते हुए अमित शाह ने भी ममता बनर्जी से यह कहा कि उन्हें सीए से ज्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि घुसपैठ कैसे रुके। और इसीलिए बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है, जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं उन्हें सऊदी अरब का उदाहरण देखना चाहिए। सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। एक हफ्ते में 23,000 से अधिक लोगों को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस अभियान में 4,690 महिलाओं को भी पकड़ा गया है। सऊदी अरब के मंत्रालय के मुताबिक घुसपैठियों को सहायता और शरण देने वालों को 15 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। यानी घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है, शरणार्थियों पर नहीं।